नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। दुनिया में भारत के पास सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। आप लोगों को जानकर बहुत आश्चर्य होगा, टर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ट्यूनीसिया, इन सारे देशों में वक्फ बोर्ड है ही नहीं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। 2005 में गठित सच्चर समिति ने कहा, अगर इन संपत्तियों का कुशल और विपणन योग्य उपयोग किया जाए तो वे कम से कम 10% का न्यूनतम राजस्व पैदा कर सकती है, जो प्रति वर्ष लगभग 12,000 करोड़ रुपए होगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं, ताकि आप लोग समझ पाए वक्फ का इतिहास क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, इसके कानूनी प्रावधान क्या है। खासकर आज और कल सबसे अधिक चर्चा में रहा है सेक्शन 40 क्या है, मुतवल्ली क्या है, सच्चर समिति 2005 की रिपोर्ट क्या है, आखिर इस बिल को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ये बिल लाया तो इस बिल में ऐसा क्या खास है, क्या सरकार सही मायनों में मुस्लिमों की भूमि छीनना चाहती है, क्या डीएम को पूरा अधिकार होगा कि वह वक्फ की भूमि को छीन लेगी। ऐसे तमाम सारे सवाल जिसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। मैंने नीचे टाइम लाइन भी दे रखा है, ताकि अगर किसी एक एरिया के बारे में जानना हो तो एक क्लिक में देख सकते हैं, चूँकि आज की वीडियो लंबी होने वाली है। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। 12 घंटे से ज़्यादा रात तक लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा से पारित हो गया है। सत्ताधारी एनडीए की एकजुटता के चलते सरकार बिल पास कराने में सफल रही है। इस दौरान कई ऐसे मौके आए, आप लोगों ने टीवी में ज़रूर देखा होगा, जब सदन में तनातनी और हंगामा भी देखने को मिला। अब इसे राज्यसभा में भेज दिया गया है। सबसे पहले आप लोग जानिए कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 क्या है। इसी को यहाँ पे बोला जाता है उम्मीद। उम्मीद मतलब यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, हिंदी में बोला जाता है एकीकृत प्रबंधन सशक्तिकरण दस्ता और विकास। पिछले साल अगस्त 2024 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब ये बिल पेश किया था, तब उस वक्त संसद में खूब हंगामा हुआ था और इसे संयुक्त संसदीय कमेटी को रिव्यू करने के लिए भेज दिया गया था। देखा जाए तो पिछले करीब 2 सालों में देश के अलग अलग हाई कोर्ट में वक्फ से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि वक्फ अधिनियम देश के केवल एक धर्म की धार्मिक संपत्तियों के लिए एक विशेष अधिनियम है, जबकि किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। जिसके बाद संयुक्त संसदीय कमेटी की व्यापक समीक्षा और सार्वजनिक विचार विमर्श करने के बाद से फिर से पेश किया गया है। दरअसल यह जो कानून है, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना चाहता है, और जब तक आप 1995 को आप नहीं जानेंगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये संशोधन क्या है। सीधा सा इस नए विधेयक का उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और दक्षता को बढ़ाना है, और सिस्टम के भीतर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करना है। क्योंकि सेक्शन 40 के तहत ही आज राज्यसभा में काफ़ी माहौल गर्म था, जिसमें एक जो एमपी हैं वो तो यहाँ तक बोल दिए कि वक्फ क्या जिस भूमि पर अपना हाथ रख देगी वो भूमि उसकी हो जाएगी। तो जब तक इन सारे सिनारियों को समझेंगे नहीं, सारी एक्ट को समझेंगे नहीं, आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे वक्फ संपत्ति क्या है। कुछ छोटी मोटी शब्दावलियाँ, जैसे वक्फ। वक्फ का मतलब होता है वह संपत्ति जिससे अल्लाह के नाम कर दिया गया है। यहाँ पे खुद जो वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन हैं यहाँ पे जावेद अहमद कहते हैं, वक्फ एक अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है।
अर्थात कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है, अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार या निजी उद्देश्य के मकसद से कोई भी चल या अचल संपत्ति के रूप में दान कर सकता है, जिसका प्रयोग है, जिसका यूटिलाइज है, मुस्लिम समुदाय के जरूरी उद्देश्यों के लिए पूरी की जाती है। यहाँ पे कुछ और शब्दावलियाँ है, जैसे वाकिफ क्या होता है, तो जो व्यक्ति संपत्ति दान कर रहा है, जो दान कर रहा है, डोनेट कर रहा है, उसको वाकिफ बोला जाता है। वक्फ बोर्ड क्या है? एक स्वायत्त बोर्ड है जो इन संपत्तियों के प्रबंधन की निगरानी करता है। और एक है मुतवल्ली, इसी को वक्फ मैनेजर भी बोला जाता है, एक मैनेजमेंट वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति संपत्ति का पूरी तरीके से मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करता है। अब यहाँ पे समझिए कि वक्फ भूमि कैसे घोषित की जाती है। वक्फ को लिखित, कानूनी रूप या मौखिक रूप से स्थापित किया जाता है। अब यहाँ पे लिखित तो सही है, कानूनी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक है मौखिक रूप से। अगर आपने बोल दिया कि ये जो हमारी भूमि है वक्फ को दे रहे हैं, तो फिर उसी दिन से उसका पूरी तरीके से अधिग्रहण कर लिया जाएगा। ऐसे संपत्ति को भी वक्फ के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि इसका उपयोग लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए यहाँ पे किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में नामित कर दिया जाता है, तो फिर उसको दानकर्ता के द्वारा पुनः प्राप्त या बदला नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं वक्फ का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से ही भारत में वक्फ का अस्तित्व सामने आया हुआ है। खासकर सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर, अर्थात इसी को मोहम्मद गौरी भी बोला जाता है, गौरी ने ही मुल्तान की जमा मस्जिद को 2 गांव समर्पित किया और शेखुल इस्लाम को इसका प्रशासक नियुक्त किया था। उसके बाद से जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले फूले, वक्फ संपत्तियों की संख्या भी उसी समय से बढ़ती गई। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में वक्फ को समाप्त करने का मामला तब आया जब लंदन की प्रिवी काउंसिल में वक्फ संपत्ति पर विवाद छिड़ा। जबकि भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था, अंग्रेज कितने जमीन के भूखे थे ये किसी से छिपा नहीं है। मामले की सुनवाई करते हुए 4 न्यायाधीशों ने वक्फ को सबसे खराब और सबसे घातक किस्म की शाश्वतता के रूप में वर्णित किया था। हालांकि देखा जाए यहाँ पे तो ब्रिटिश आलोचकों के बावजूद 1913 के मुस्लिम वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने भारत में वक्फ प्रणाली को बरकरार रखा हुआ था। इसके माध्यम से देखेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में भारत में इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया था और फाइनली 1913 में देखेंगे तो मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने भारत में वक्फ प्रणाली को बरकरार रखा था। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वक्फ अधिनियम 1954। जैसे कि आपको पता है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद से इस वक्फ अधिनियम को एक नए कानून के माध्यम से इसको और मजबूत करने का प्रयास किया गया। पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए वक्फ अधिनियम 1954 यहाँ पे पेश किया गया था और इसके धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत इसके ठीक 1 साल बाद ही यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके बताया गया कि हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की यहाँ पे अनुमति मिल गई, शुरुआत हो गई। इसीलिए देखा जाए तो वर्तमान में अभी पूरे के पूरे भारत में हर राज्य में देखेंगे तो एक वक्फ बोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है, इसीलिए इसकी संख्या है अभी 32 के आसपास है। हालांकि बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग है, लेकिन जो कानूनी प्रावधान है वो सबके लिए सेम है। विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देख रेख के लिए 1964 में एक वैधानिक निकाय के रूप में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की यहाँ पे स्थापना की गई। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और देख रेख करते हैं। वक्फ बोर्ड में चयनित सदस्य होते हैं, सदस्य एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं और जबकि सरकार एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करता है। तो यहाँ पे पहले राज्यों में बनाया गया और फिर राज्यों को पूरा रेगुलेट करने के लिए एक सेंटर में भी यहाँ पे सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए मुतवल्ली नियुक्त होते हैं। मैंने बताया था मुतवल्ली पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करते हैं। संपत्ति का सीधा नियंत्रण मुतवल्ली के हाथ में होता है और इस संपत्ति से होने वाली कुल आय का एक तय प्रतिशत वक्फ बोर्ड को देते हैं। यहाँ पे आप लोग इस
डायग्राम में देख सकते हैं सबसे अधिक यूपी में जो है, यहाँ पे लगभग देख पा रहे कितना है, 1,24,735 यहाँ पे प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ यूपी में। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे कर्नाटक आता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा। लेकिन 1954 के अधिनियम के बावजूद वक्फ संपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन, प्रभावी मैनेजमेंट और प्रशासन संभव नहीं हो पा रहा था, जिससे एक नए कानून की ज़रूरत महसूस हुई और वो नया जो कानून लाया गया वक्फ अधिनियम 1995। अब यहाँ पे जो 1995 में वक्फ अधिनियम को मुसलमानों के लिए और अधिकूल बनाने का प्रयास किया गया, वजह से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेके, प्रबंधन विकास को लिए एक मजबूती ढांचा प्रदान यहाँ पे किया गया, ताकि मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए और अधिक सहजता से, जागरूकता के साथ इसको पूरा किया जाए। अब इसमें देखेंगे तो कई सारे जो धाराएं हैं, कुछ धाराओं को मैंने यहाँ पे जानबूझ के मेंशन किया हुआ है, धारा आप नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन एक व्यापक चेंज है, जो ये सारा चेंज जो 1954 का जो अधिनियम था उसमें ये आपको परिवर्तन करते हुए दिखाई देगा। जैसे कि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण धारा 4 से 8 है, इसमें बताया गया कि प्रत्येक राज्य में सरकार को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कराने का प्रावधान है। इसीलिए एक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखा जाता है और राज्य वक्फ बोर्ड को यहाँ पे सूचित किया जाता है। उसके बाद से केंद्रीय वक्फ परिषद धारा 9 से 10 तक इसमें मेंशन किया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई, जो सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड की निगरानी और मार्गदर्शन का कार्य करती है। यह परिषद वक्फ संपत्तियों के विकास और बेहतरी के लिए योजना भी बनाती है। वैसे ही है यहाँ पे वक्फ बोर्ड का गठन धारा 13 से 28 में दिया गया है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य वक्फ बोर्ड का गठित किया जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो कार्य होगा, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, संरक्षण, विवादों तक का निपटारा करना है। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदायों के प्रतिष्ठित व्यक्ति, विद्वान और सरकारी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण संबंधित है धारा 36 से 40 में। प्रत्येक वक्फ संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली को राज्य वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति का विवरण दर्ज कराना आवश्यक है। वक्फ बोर्ड को संपत्ति से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी को रोकने और सुधारने का अधिकार दिया गया है। सबसे खास है ये, जिसमें काफ़ी चर्चा चला आज, मुतवल्ली की नियुक्ति और कर्तव्य। क्योंकि मुतवल्ली जो है यहाँ पे वक्फ मैनेजर के रूप में मौजूद है और वक्फ संपत्तियों का संरक्षण होता है और उससे ईमानदारी से संपत्तियों का प्रबंधन करना होता है। यदि मुतवल्ली अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो वक्फ बोर्ड उसे हटा सकता है या फिर नया मुतवल्ली नियुक्त कर सकता है। ये सब यहाँ पे देखिए जो संशोधन है किया जा रहा है 1995 में। वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए धारा 51 से 52 में शामिल किया गया कि वक्फ संपत्तियों को बेचने, गिरवी रखने, स्थानांतरित करने या किराया देने पर प्रतिबंध है, क्योंकि यह पूरी तरीके से ईश्वर की भूमि है, अल्लाह की भूमि है। यदि कोई संपत्ति अवैध रूप से बेची गई हो तो वक्फ बोर्ड उसे पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्यवाही कर सकता है। अवैध कब्जा हटाने के लिए राज्य सरकार और राजस्व अधिकारियों की सहायता तक ली जा सकती है, क्योंकि इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। और भी है वक्फ न्यायाधिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, 83 से 95 तक। वक्फ से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए विशेष न्यायाधिकरण, एक ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है। यह न्यायाधिकरण वक्फ बोर्ड, मुतवल्ली या अन्य संबंधित पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया गया है। यह न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल अदालतों की समान शक्तियाँ और जिम्मेदारियां भी पूरी तरीके से रखते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे विशेष है कि सिविल अदालतों को वक्फ मामलों में दखल देने की अनुमति नहीं है, केवल वक्फ न्यायाधिकरण ही इस पर फैसला ले सकता है। इसके अतिरिक्त उनके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी सिविल कोर्ट को न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत मामलों से संबंधित मुकदमा या कानूनी विवादों पर विचार करने तक की अनुमति नहीं है। इतना पावर दिया गया है इस वक्फ ट्रिब्यूनल को। इसके अलावा दंड और दंडात्मक प्रावधान भी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है या इसे नुकसान पहुंचाता है तो उसे जुर्माना या सजा दी जा सकती है। मुतवल्ली द्वारा अनियमितता करने पर उसे दंडित किया जा सकता है। वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग करने के लिए इसे दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। यही कारण है कि एक मामला
फंसा। खासकर साउथ में देखेंगे तो कई सारे कंट्रोवर्सी वहाँ पे है इस वक्फ को लेके, ज़मीन अधिग्रहण को लेके है वक्फ के द्वारा। उसमें देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 1998 में दिए गए अब एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ की हो जाती है वो हमेशा वक्फ की रहती है। और ये बार बार ये अभी चर्चा का कारण बना हुआ है। बार बार यहाँ पे देखा जाए तो जो भी इसके विरोध हैं, यहाँ पे जो भी अपोनेंट पार्टी है, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने बात बोला हुआ है तो फिर ये संसद इसमें संशोधन करने वाला कौन होता है। तो इसीलिए वे इसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। खैर लोक सभा से तो पास हो गया है, देखते हैं अब राज्यसभा में क्या हो रहा। ठीक है, राज्यसभा में भी पास हो ही जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सच्चर समिति 2005 की रिपोर्ट। सच्चर समिति ने पाया, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था आप लोगों को, कि अगर इसका सही तरीके से अगर मैनेजमेंट किया जाए तो ये कम से कम 10% का न्यूनतम राजस्व पैदा कर सकता है, जो प्रति वर्ष लगभग 12,000 करोड़ रुपए हो सकता है। लेकिन सच्चर समिति के द्वारा बताया गया था कि इसमें ज़रूरी है कि मुतवल्लियों के नियमन और कामकाज की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाए, रिकॉर्ड का कुशल प्रबंधन किया जाए, वक्फ के प्रबंधन में गैर मुस्लिम तकनीकी विशेषज्ञता को शामिल किया जाए, प्रशासनिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए, और साथ में इनके द्वारा सबसे जो इम्पोर्टेंट था, जो अभी तक लागू नहीं किया गया है, वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों को शामिल किया जाए। क्योंकि होता क्या है, देखिए रिलीजन के नाम पे सब यहाँ पे जो भी ऊपर के लोग हैं ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये सिर्फ एक धर्म के साथ नहीं है, जो भी ऊपर के लोग बैठे हैं सब ये मलाईदार जो परत है उसको खाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अब इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, सोचिए वक्फ के पास, जो भी इसको लोग मैनेज कर रहा है उसका सही से रिकॉर्ड तक नहीं है। अभी देखेंगे कि अभी जो संशोधन में ये सब बातें सामने आएगी कि किस तरीके से उसको डिजिटलाइज रिकॉर्ड करना होगा, ताकि हर एक व्यक्ति को पता लग सके कि कितना है, कितना प्रॉपर्टी है। अभी सिर्फ अनुमान के तौर पे कहा जा रहा है, लेकिन अनुमान नहीं होना चाहिए इन सारी चीज़ों का, बल्कि एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए। और अनुमान के आधारित पे फिर जो ऊपर के जो लोग होते हैं सबसे अधिक, ठीक है, मलाई वही खाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2013 में भी एक छोटा संशोधन लाया गया। वक्फ प्रबंधन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए वर्ष 2013 में अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया था। हालांकि अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि वक्फ के प्रशासन को बेहतर बनाने में यह अधिनियम बहुत अधिक प्रभावी साबित नहीं हुआ। वैसे फिर 2014 में फिर बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, और उसके बाद से देखेंगे तो कई सारे बड़े संशोधन, खासकर वन भारत को लेकर, वन इंडिया, ठीक है, वन इंडिया हो गया, वन लैंग्वेज हो गया, ठीक है, वन अर्थ, ऐसे, ठीक है, वन सन, वन अर्थ, ऐसे बहुत सारे जो हर चीज़ को यहाँ पे इंटीग्रेटेड करने का प्रयास किया गया। और खासकर देखा जाए तो अभी जब से जस्टिस मामला का सामने आया है, जैसे जजों में जो बहुत सारे नियम कानून है लागू नहीं होते हैं आम व्यक्तियों के, यहाँ भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि जब एक देश से, जब एक लोकतंत्र है यहाँ पे, तो फिर बाकियों के लिए अलग अलग नियम कानून क्यों। यहाँ पे भी उस चीज़ को अप्लाई किया जा रहा है कि जब भारत में संविधान है, सारे लोग संविधान से चलेंगे, तो किसी विशेष धर्म के लिए फिर वक्फ ही क्यों। कई सारी याचिका भी हमने डाला गया। खैर यहाँ पे अलग पक्ष और विपक्ष यहाँ पे हो सकता है, इसमें डिबेट का ये मामला है। खैर आइए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वक्फ संशोधन विधेयक 2025। वक्फ एक 1995 देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो 1995 ही भारत में वक्फ संपत्तियों का ये प्रबंधन करता है। अब इसमें बड़े बदलाव का प्रस्ताव है, जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने और ऐसे संपत्तियों से जुड़े विवादों को निपटान करने का ये अधिकार देता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व और कब्जे की समस्या, चूँकि धर्म के नाम पे मैंने बताया था शुरू में कि एक बार वक्फ की हो जाए तो फिर हमेशा वक्फ की रहेगा। पंजीकरण की शिकायतें हैं, ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली हो गया, मनमानी भी चलता है वहाँ पे, मुकदमेबाजी भी वहाँ पे चलते रहती है। खासकर बहुत लोगों को समस्या होती है जो गृह मंत्रालय को लेटर भेजते हैं, कंप्लेंट भेजते हैं। अब यहाँ पे आप लोग विस्तार से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के प्रावधान और मुख्य परिवर्तन को समझने का प्रयास कीजिए। नंबर 1 है यहाँ पे उम्मीद के रूप में पुनः नामित किया गया। मैंने बताया था कि विधेयक का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, उम्मीद कर दिया है, जिसका अर्थ ही है एकीकृत, इंटीग्रेटेड प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास।
गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेश, अब इसमें देखेंगे तो हर जगह यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आगे हम लोग उस पर भी आएंगे। समावेशता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को शामिल करने का भी ये प्रावधान करता है। इसके अलावा वक्फ एक्ट का सेक्शन 14, इसी को वक्फ बाई यूजर भी बोला जाता है, इसी को लेके यहाँ पे आज ही बोला गया कि मतलब वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे उसकी हो जाती है। ना किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत, ना किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत। इसका मतलब है कि सरकार या कोई और संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप तक नहीं कर सकती है। अगर किसी को बोर्ड के फैसले से आपत्ति होती है तो वह वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, लेकिन जो ट्रिब्यूनल का फैसला होगा, बोर्ड का फैसला होगा, फिर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है, सरकार भी नहीं लगा सकती है, सीधे हस्तक्षेप तक नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब आप लोग समझिए यहाँ पे कि वक्फ संपत्तियों के मामले में बोर्ड का फैसला ही सर्वोपरि होता है। इस सेक्शन के तहत अगर कोई संपत्ति किसी अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत पंजीकृत होती है, लेकिन वक्फ बोर्ड को लगता है कि वह संपत्ति वक्फ संपत्ति का हो सकता है, तो बोर्ड उसकी जांच कर सकता था, मतलब कर सकता है। अगर बोर्ड ने फैसला लिया कि वह संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो उस ट्रस्ट या सोसाइटी को उसके वक्फ एक्ट के तहत पंजीकरण करने के लिए कहा जाता था। समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। अब वक्फ संशोधन बिल में इस सेक्शन को ही हटा दिया गया है कि जिससे वक्फ बोर्ड की ताकत और स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पावरफुल सेक्शन यही था, सेक्शन 14। इस बदलाव के खिलाफ आज ही देखेंगे तो जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद कालन बनर्जी संसद में कहा, अगर सेक्शन 40 को हटा दिया जाए तो वक्फ महज एक गुड़िया बन के रह जाएगा जिसकी कोई ताकत नहीं होगी। इससे अच्छा है कि वक्फ बोर्ड को किसी मंत्रालय के अंतर्गत क्यों नहीं सौंप दिया जाए। तो काफ़ी आज चला, आज ठीक है, वाद विवाद का दौर संसद में तो चलते रहेगा और बिल के समय तो चर्चा होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सरकारी संपत्तियों की जांच, ताकि अनुचित दावों को रोका जा सके। वक्फ के रूप में दावा की जाने वाली किसी भी सरकारी भूमि या संपत्ति की जांच कलेक्टर से उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिससे अधिक पारदर्शिता और आधिकारिक समीक्षा प्रक्रिया यहाँ पे सुनिश्चित हो जाएगी। इसी चीज़ को लेकर मैंने आपको शुरू में लिखा भी था कि क्या डीएम बोल दे कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है या वक्फ की संपत्ति है तो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद, डीएम की रिपोर्ट के बाद अगर उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लिया गया, डीएम जाके सर्वे करेगा तो राजस्व बोर्ड में वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगा। संपत्ति विवादों के मामलों में अगर किसी को भी दिक्कत हो रहा है तो वे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के पास जाएंगे और फिर वरिष्ठ अधिकारियों के पास अंतिम अधिकार होगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की, जो मौजूदा वक्त न्यायाधिकरण की पूरी तरीके से जगह लेगा। तो देखा जाए तो जो ट्रिब्यूनल है उसके भी कहीं न कहीं ठीक है अधिकारों को लिमिटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी तो यहाँ पे दिख रही है। खैर ये भी एक डिबेट का मामला है। वक्फ से बाहर रखे गए ट्रस्ट, मुसलमानों द्वारा बनाए गए ट्रस्ट, चाहे विधेयक के अधिनियम से पहले हो या बाद में हो, वक्फ विनियमों के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। ट्रस्ट को यहाँ पे हटाया गया है यदि वे सार्वजनिक, लेकिन यहाँ पे देखिए यदि वे सार्वजनिक दान से संबंधित अन्य वैधानिक प्रावधानों द्वारा यहाँ पे अगर शासित है। अगर सार्वजनिक दान नहीं है, हो सकता है कि कोई मलाईदार परत को खाने के लिए सार्वजनिक दान के नाम पे किसी दूसरी जगह डोनेट कर दे, ऊपर जो भी ठीक है वक्त पे जो ऊपर जो लोग बैठे हैं वैसा हुआ भी है, ऐसा होता भी है, ठीक है। और यही कारण है कि कितने सारे कंप्लेन हमें देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद है यहाँ पे दानकर्ता के नियम में बदलाव। अब पहले क्या होता था कि कोई भी अगर मानता है, अगर सपोज करिए आप हिंदू है, क्रिश्चियन है, लगता है कि विवादित भूमि है, चलो वक्फ वो दे देते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगा। व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का प्रैक्टिस करना होगा। वहीं किसी भी चल या अचल संपत्ति वक्फ के तौर पर दान कर सकता है, 5 साल जो इस्लाम को फॉलो किया है वहीं। और संपत्ति जब दान करेगा तो विवादित नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया के तहत करना चाहिए। मौखिक रूप से मैंने बताया था नहीं हो सकता है। उत्तराधिकारी अधिकारों का संरक्षण, मेरे ख्याल ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित किए जाने से पहले महिलाओं और बच्चों को उनकी सही विरासत मिलनी चाहिए, जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सपोज करिए कोई किसी घर का मालिक है,
थोड़ा सा अपने घर के लोगों के साथ उसका विवाद हो गया, गया और वक्त के पास जाकर बोल दिया सारी मेरी ज़मीन ले लो, तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे होता है, यहाँ पे इंटेंशनली शिफ्ट किया जाता है। तो बहुत सोच समझ के देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोविज़न भी लाने का प्रयास किया गया है। जनजातीय भूमि का संरक्षण, जनजातीय समुदायों के अधिकार की रक्षा के लिए संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के दायरे में आने वाली भूमि पर वक्फ की स्थापना को प्रबंधित करता है। ये तो करना ही चाहिए, जब संविधान में इनको राइट्स दिया गया है तो क्यों नहीं। हालांकि देखेंगे तो बहुत सारे जगहों पे जो धर्मांतरण हुआ है वहाँ पे भी मुस्लिम लोग हैं जो कि ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो अब वो जाके नहीं, चूँकि यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर वो ट्राइब हैं तो ये बहुत अनुसूची 5 और अनुसूची 6 से सबसे पहले यहाँ पे लागू होता है। संविधान उनको ये अधिकार देता है। अपील तंत्र है, यहाँ पे अपील तंत्र में बताया जा रहा है कि वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देने वाला प्रावधान पेश करता है, जिसमें उच्च न्यायालय को केवल सीमित पुनरीक्षण, सीमित रिव्यू करने की शक्ति दी गई है। लेकिन यहाँ पे दिया तो गया है ना, अब ट्राइब्यूनल अपने आप में सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, बल्कि जो भी वक्फ ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाइड नहीं होगा वो हाई कोर्ट जा सकता है। उसके बाद है पारदर्शिता में वृद्धि, कि मुतवल्लियों को 6 महीने के भीतर एक केंद्रीकृत पोर्टल पर सभी संपत्ति विवरण पंजीकृत करने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी जरूर है। यहाँ पे लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, भारत रॉकेट अपना, ठीक है, जो भी अपना सैटेलाइट मार्स पे भेज रहा है, तो ऐसे में अभी भी यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि इतना नहीं किया जा सकता है। इसमें एक टेक्नोलॉजी का भी मामला है कि अगर इसमें इस मतलब जो भी इसके मेंबरों में अगर देखा जाए तो गैर मुस्लिम सदस्य भी अगर शामिल होंगे तो इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाने की यहाँ पे कोशिश किया जाएगा। कब तक? धर्म के नाम पे कोई भी धर्म यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंजर्वेटिव रखने का प्रयास करेगा। तो वक्फ अधिनियम को लागू होने से 6 महीना तक किसी भी अदालत दरबार सुनवाई या निर्णय नहीं की जाएगी, ताकि सभी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को यहाँ पे पूरा किया जा सके। उसके बाद से वित्तीय सुधार में वक्फ संस्थाओं को अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करने के लिए विधेयक वक्फ बोर्ड को 7% से घटाकर 5% कर दिया गया, कि जो भी यहाँ पे वक्फ बोर्ड है 7% की जगह उनको 5% मिला गया, ताकि जो 2% की कटौती हो रही है उसका जो अधिक से अधिक जो खर्च है धार्मिक या फिर धर्मार्थ कार्यों पे किया जा सके। आय लेखा परीक्षक में बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त 1 लाख से अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने वाली संस्थाओं को वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य लेखा परीक्षा से यहाँ पे गुजरना होगा। कितना? 1 लाख से अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने वाली संस्थाओं को, चूंकि बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे ट्रस्ट बनाया गया है वक्फ बोर्ड के तहत। अब यहाँ पे आइए हम लोग बात करते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की आलोचना क्यों की जा रही है। देखा जाए तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किए जाने के बाद से ही काफ़ी विवादों में रहा, आलोचना का विषय बना रहा। लोग इसे मुस्लिम समुदाय की अपने धार्मिक मामलों में स्वायत्ता को कमजोर करने के रूप में देख रहे हैं। जैसे नंबर 1 बता रहे हैं कि संविधान के द्वारा जो हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है, जैसे कि आलोचकों को तर्क है कि यह जो विधेयक है अल्पसंख्यकों के संवैधानिक जो अधिकार है, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को अनिवार्य रूप से शामिल करने को समुदाय द्वारा अपनी धार्मिक संपत्तियों को प्रबंधन में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, इसमें कहा जा रहा है कि यह विधेयक राज्य प्राधिकरणों को वक्फ संपत्तियों और विवादों पर महत्वपूर्ण अधिकार करके नियंत्रण को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज करने का प्रयास करता है। यह जो बदलाव को नौकरशाही का अतिक्रमण माना जाता है, चूंकि डीएम समझ रहे हैं ना, जिसमें संभावित रूप से देरी और कानूनी चुनौतियां हो सकती है। ये भी तो कहीं न कहीं हमारे जो प्रशासनिक तंत्र में एक प्रश्न खड़ा करता है कि डीएम के पास कोई भी मामला है, एसडीएम के पास कोई मामला है, तो काफ़ी लंबे समय तक लंबित रहता है। तो हर जगह प्रश्न उठाया जा रहा है, डिबेट का मामला है, मैं बार बार बोल रहा हूं, समुदाय परामर्श का अभाव, मुस्लिम हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के अभाव के कारण विधेयक की आलोचना की गई, जिससे समुदाय के भीतर इसकी वैधता और स्वीकृति के बारे में चिंता बढ़ाई गई है।
हालांकि ज्वाइंट कमेटी के द्वारा जो ज्वाइंट संसदीय जो कमेटी थी जो इसका रिव्यू कर रही थी, उनके द्वारा तो बोला गया कि पूरा विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने किया हुआ है। ऐतिहासिक संदर्भ का यहाँ पे लोग बता रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि विधेयक वक्फ बाई यूजर को मान्यता देने का प्रावधान को हटाता है। सेक्शन 40 को यह हटाने का प्रावधान करता है, जो औपचारिक दस्तावेजों के बिना वक्फ उद्देश्यों के लिए ऐतिहासिक रूप से उपयोग की जाने वाली संपत्तियों को खतरे में डाल सकता है। हालांकि इसमें तो समय दिया गया है ना कि 6 मंथ का हम समय दे रहे हैं, सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। विवादों में वृद्धि की संभावना के तहत बताया जा रहा है कि वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार को हटाने और संपत्ति निर्धारण को जिला कलेक्टरों को हस्तांतरित करने से और अधिक विवाद अधिक हो सकता है, समाधान प्रक्रिया और जटिल भी हो सकती है। हालांकि इसका दूसरा भी रूप है कि जो ट्रिब्यूनल में है वहां भी तो यही चीजें चल रही थी। गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर चिंताएं, इस पर तर्क दिया जा रहा है कि अगर इस तरह का प्रतिनिधित्व इस्लामी कानून की समझ की कमी के कारण बोर्ड की अखंडता को कमजोर कर सकता है। कुल मिला के यही सारा जितना भी था अतीत से लेकर वर्तमान तक A to Z मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। अब कोई भी न्यूज़ देख रहे हैं, कोई भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझने की स्थिति में रहेंगे, एनालिसिस करने की स्थिति में आप लोग खुद रहेंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। इस विधेयक का कौन कौन सा प्रोविज़न आपको अच्छा लगा, कौन कौन सा प्रोविज़न में लग रहा है कि कंट्रोवर्सी हो सकती है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसका PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।